अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपका लिक्विड स्टेट का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पीएमडीसी के सिलेबस में दिए गए तमाम तर टॉपिक्स को कवर करेंगे और इसको कोशिश करेंगे कि सिंध, पंजाब और फेडरल की तीनों की बुक्स के पॉइंट्स को कंबाइन करके लिखें और उनको समझें। बहुत सादा सा चैप्टर है, बहुत सादा सी बातें हैं इसके अंदर, ज़्यादा कोई रट्टा नहीं है, ज़्यादा कंसेप्ट है इसके अंदर। सबसे पहले हमने देखा सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड हम पढ़ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है ये आप गैस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। याद रखेंगे लिक्विड्स के अंदर स्लोअर देन गैसेस होती है, लिक्विड की डिफ्यूजन गैसेस से स्लोअर होती है। इसका रीज़न क्या बताती हैं बुक्स? रीज़न बताती हैं ड्यू टू स्मॉल गैप्स इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड रिस्ट्रिक्टेड मोशन इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर मोशन रिस्ट्रिक्टेड होता है और स्मॉल गैप होता है, इसीलिए डिफ्यूजन क्या होती है? स्लो होती है गैसेस की निस्बत। दूसरी प्रॉपर्टी है कंप्रेशन। कंप्रेशन के माना होते हैं दब जाना, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से दब जाना। वेरी लेस कंप्रेसिबल। लिक्विड्स जो होते हैं बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन ये इनकम्प्रेसिबल नहीं होते, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाते हैं। इसका रीज़न क्या बताती हैं बुक्स? ड्यू टू स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पहले ही कम है, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो ज़्यादा कम नहीं हो पाएगा, जगह वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। एग्जाम्पल है इसकी हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है, इसकी लेस कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से। अगली प्रॉपर्टी है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन के माना होते हैं टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम बढ़ जाना, और कॉन्ट्रैक्शन के माना होते हैं टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम कम हो जाना। याद रखेंगे लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। जितने लिक्विड्स हैं वो हीट करने पर क्या होते हैं? जनरली एक्सपेंड होते हैं। वाइल लिक्विड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। जबकि लिक्विड को कूल किया जाएगा तो लिक्विड क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बट याद रखेंगे एक्सेप्ट वाटर। पानी का एनोमेलस बिहेवियर होता है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। बाकी लिक्विड्स के बारे में ये बात याद रखेंगे कि लिक्विड कूल करने पर कॉन्ट्रैक्ट होंगे और हीट करने पर एक्सपेंड होंगे। वाटर और वाटर जैसे दूसरे लिक्विड्स जो हैं वो एनोमेलस बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर मोशन। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह रैंडम मोशन में होते हैं इन ऑल डायरेक्शंस, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल की स्पीड स्लो होती है गैसेस की निस्बत। इसके बारे में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियोरी हमें बताती है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में स्मॉल गैप्स होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं और मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। इस वजह से उसका मोशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा गैसेस की निस्बत। पांचवी प्रॉपर्टी है आपके पास काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसी भी सब्सटेंस की एनर्जी होती है जो मोशन की वजह से होती है। अभी हमने देखा कि लिक्विड के अंदर मोशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, इसीलिए लोअर देन गैसेस लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी गैसेस से कम होगी। इसका रीज़न काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियोरी क्या बताती है? ड्यू टू स्लो मोशन, एंड मोशन स्लो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होगी। लेकिन याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास IMF यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। याद रखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस को वैन डर वाल फोर्सेस भी कहा जाता है। वैन डर वाल्स एक साइंसदान थे जिन्होंने इन फोर्सेस को डिस्कवर किया था, इस वजह से इन्हें वैन डर वाल्स फोर्सेस कहा जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर कॉल्ड IMF यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स के लिक्विड के दरमियान जो फोर्सेस होंगी दोज आर कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। याद रखिएगा एक इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं, वो हमारा टॉपिक नहीं है। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब क्या होता है? एक सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होना। सेम तरह के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्शन होगी वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। इसकी यहाँ पर 3-4 टाइप्स लिखी हैं, जिनमें से 3 हम डिस्कस करेंगे आपके सिलेबस के मुताबिक। एक है डायपोल फोर्स, सेकंड मैंने लिखी है आयन डायपोल फोर्स, देन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स जिसे हम LDF यानी लंदन डिस्पर्जन फोर्स भी कहते हैं, एंड फोर्थ नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे, गौर कीजिएगा।
हो, एक मिनट, पूरा आ जाओ बेटा जी। कहाँ गया जी। सबसे पहले आपके पास डायपोल डायपोल फोर्स। डायपोल डायपोल फोर्स क्या होती है? इट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। एक मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पोल दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल से अट्रैक्ट होगा तो इट इज़ कॉल्ड डायपोल डायपोल फोर्स। ये कहाँ पाई जाती है? इन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में पाई जाती है, जैसे कि HCl, H2S। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव। इस क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से अट्रैक्ट हो रहा है। इसी तरह H2S के अंदर एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के सल्फ़र से अट्रैक्ट हो रहा है। आपकी बुक ने एग्जांपल दी हुई है इसकी आयोडीन मोनोक्लोराइड की। क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, आयोडीन पर पार्शियल पॉजिटिव, एक मॉलिक्यूल का क्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के आयोडीन को अट्रैक्ट कर रहा है। ये रेडिश ब्राउन कलर का ऑयली लिक्विड होता है। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखेंगे डायपोल डायपोल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। डायपोल डायपोल फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा। डायपोल डायपोल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ सब्लिमेशन। डायपोल डायपोल फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी सब्लिमेशन के लिए या मेल्टिंग के लिए उतनी ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। डायपोल डायपोल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मॉलिक्यूल्स में जितना ज़्यादा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतनी ज़्यादा डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी। नेक्स्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास है लंदन डिस्पर्जन फोर्स, जिसे डिस्कवर किया था फ्रिट्ज लंदन ने, इसीलिए इसे लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। इसे इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स भी कहते हैं। याद रखेंगे इट इज़ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस्ड डायपोल। कोई भी पूछे कि LDF या इंड्यूस्ड डायपोल क्या होता है, आप कहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस एंड इंड्यूस्ड डायपोल। इंस्टेंटेनियस के माना है लम्हे भर के लिए और इंड्यूस्ड डायपोल के माना है ज़बरदस्ती चार्ज लाया जाना। आपको इसके मैकेनिज़्म की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसका डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और इसके रिलेशंस पता होने चाहिए। याद रखेंगे लंदन डिस्पर्जन फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज़। मॉलिक्यूल का साइज़ जितना बड़ा होगा LDF लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस उतनी ज़्यादा होंगी। LDF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ एटम्स इन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ फोर्सेस होंगी। फॉर एग्जांपल आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं, एक PCl3 दूसरा PCl5। इन दोनों में से ज़्यादा लंदन डिस्पर्जन फोर्स किस में होगी? PCl5 में होगी। वजह क्या है? इसमें टोटल 6 एटम्स हैं, इसमें टोटल 4 एटम्स हैं, तो एटम ज़्यादा होने से भी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। याद रखेंगे LDF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी के माना होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होगी। फाउंड इन नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहाँ पाई जाती हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नियॉन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल एटसेट्रा। याद रखेंगे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड हार्डनेस। जितनी ज़्यादा लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और हार्डनेस उतना ज़्यादा होगा। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के माना क्या है? चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखेंगे जब भी किसी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होता है, जब भी किसी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होता है, इस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। याद रखेंगे इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट वैन डर वाल्स फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंडरी बॉन्ड होता है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज़ अबाउट 10% ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में 10% स्ट्रॉन्ग होता है। शॉन बाय डॉटेड लाइंस। इसको किससे डिनोट किया जाता है? डॉटेड लाइंस के ज़रिए। फॉर एग्जांपल आपके पास HF के मॉलिक्यूल में होगा, आप देख रहे हैं इस फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन से अट्रैक्ट हो रहा है।
ऐसे ही वाटर के अंदर होगी, NH3 के अंदर होगी, यानी जिस भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो तो उसमें कौन सी फोर्स पाई जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जिसे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर भी कहते हैं। इसके अंदर मैंने स्टेटमेंट लिखी है, अनलाइक अदर लिक्विड्स वाटर एक्सपेंड ऑन हीटिंग एज वेल एज कूलिंग। अदर लिक्विड्स के ऑपोजिट दूसरे लिक्विड्स के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि वो कूल करने पर कॉन्ट्रैक्ट और हीट करने पर एक्सपेंड होते हैं, जबकि वाटर को आप कूल करें या हीट करें वो दोनों सूरतों में एक्सपेंड होगा अबव और बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा करेंगे टेम्परेचर या 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करेंगे टेम्परेचर तो वाटर एक्सपेंड होगा। इसका रीज़न क्या है, बहुत सादा सी बात है, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अरेंजमेंट की वजह से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, दैट इज़ 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और टेम्परेचर का डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी वजह से बर्फ़ पानी के ऊपर तैरती है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेसर देन वाटर, या यूँ कह लें वॉल्यूम ऑफ आइस इज़ ग्रेटर देन वाटर। याद रखेंगे वाटर को जब भी आप फ्रीज़ करेंगे तो 9% इंक्रीमेंट होगा वॉल्यूम के अंदर। यानी अगर आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी की बर्फ़ बनाई तो बर्फ़ बनने के बाद इट विल बी 109 सेंटीमीटर क्यूब। 9% इंक्रीज़ आ जाएगा वॉल्यूम के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी हमारे पास स्टार्ट हो रही हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। सबसे पहले है एवापोरेशन। एवापोरेशन के बारे में मैंने लिखा है एस्केप ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल। किसी भी लिक्विड के सरफेस से मॉलिक्यूल्स का फरार हो जाना, दिस इज़ कॉल्ड एवापोरेशन। एवापोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये एक कूलिंग प्रोसेस होता है। एवापोरेशन की वजह से कूलिंग हो जाती है। याद रखेंगे एवापोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस का एरिया जितना ज़्यादा होगा एवापोरेशन उतनी फास्ट होगी। एवापोरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी एवापोरेशन उतनी कम होगी। एवापोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से एवापोरेशन का रेट भी बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा एवापोरेशन उतनी फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में मैंने डिफाइन लिखी है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर्स व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेज। जब वेपर्स में एवापोरेशन की स्पीड और कंडेंसेशन की स्पीड बराबर हो जाती है। जब किसी कंटेनर में मौजूद लिक्विड में एवापोरेशन की स्पीड और कंडेंसेशन की स्पीड बराबर हो जाएगी तो गैस और लिक्विड का इक्विलिब्रियम बन जाएगा। उस वक्त वेपर्स के प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। याद रखेंगे वेपर प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता। जितना वेपर प्रेशर 1 किलो पानी का होगा उतना ही वेपर प्रेशर 10,000 किलो पानी का भी होगा। वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी वेपर प्रेशर उतना कम होगा। वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर भी उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। याद रखेंगे टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर का पॉइंट जिसके ऊपर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर और बाहर मौजूद एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का वेपर प्रेशर हो जाता है 760 टॉर। हमें मालूम है कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 760 टॉर हो जाता है। तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। यानी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर वहाँ मौजूद एटमॉस्फेयर के प्रेशर से बराबर हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। याद रखेंगे बॉइलिंग पॉइंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी उतनी ज़्यादा होंगी, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा होंगी बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा होगा, या वाइस वर्सा। चलेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहाँ गई जी, यहाँ मैंने लिखी है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के माना होते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो। लिक्विड के अंदर बहाव के ख़िलाफ़ जो रुकावट होती है उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। याद रखेंगे विस्कोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा। विस्कोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी कम हो जाएगी। विस्कोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज़। मॉलिक्यूल का साइज़ जितना बड़ा होगा विस्कोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। विस्कोसिटी के यूनिट्स को अगर डिस्कस करें तो विस्कोसिटी के जनरल यूनिट्स आपके पास पॉइज़ है, सेंटीपॉइज़ है, मिली पॉइज़ है, बट विस्कोसिटी का SI यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को दो तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, मैंने दोनों डिफ़ाइंस लिखी हैं, समझते हैं इसको। फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल ऑन यूनिट लेंथ ऑफ सरफेस ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड की सरफेस पर, लेट सपोज आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने यहाँ तक लिक्विड फिल किया हुआ है। अब ये लिक्विड का सरफेस है और यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रही है, तो ये जो एंगल बनेगा दिस विल बी 90 डिग्री, और 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है किसी भी लिक्विड के सरफेस से जो फोर्स राइट एंगल पर डाउनवर्ड मूव कर रही होती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को सरफेस टेंशन कहा जाता है। या फिर इसको एनर्जी के टर्म्स में डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड सरफेस ऑफ अ लिक्विड बाय अ यूनिट एरिया। वो एनर्जी जो कोई भी लिक्विड अप्लाई करता है अपने सरफेस एरिया को एक्सपेंड करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। याद रखेंगे फ्री फॉलिंग ड्रॉप इज़ स्फेरिकल। पानी का जो फ्री फॉलिंग ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल होता है। क्यों स्फेरिकल होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मोशन फास्ट हो जाएगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज़ हो जाएंगी। यानी सरफेस टेंशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन के यूनिट की बात करें तो इसका SI यूनिट होता है जूल पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर मीटर। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास बुक में, फेडरल की बुक में पेज नंबर 121 पर और सिंध की बुक में पेज नंबर 114 पर टेबल बने हुए हैं जिसके अंदर सरफेस टेंशन्स की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। आपने ये वैल्यूज़ याद नहीं करनी, सिर्फ ये याद रखना है कि किसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा है, किसकी सरफेस टेंशन कम है। इन टेबल्स में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये हो गया आपका लिक्विड स्टेट वाला चैप्टर। इसमें से अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछिएगा। खुश रहें, जीते रहें।